हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सफल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होगे और पढ़ाई भी पूरी जोरों शोरों के साथ मन लगाकर कर रहे होगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ येट अगेन वन शॉर्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये पूरे आपकी क्लास 12th का सबसे इजी टॉपिक है और आज आप देखोगे भी कि कितना ये इजी है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां आपको ध्यान रखना है, जो जो चीजें आपको याद रखनी है। बाकी दिस चैप्टर इज एज स्मूथ एज मक्खन। तो बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। बिना किसी रुकावट के चलो फटाफट से शुरू करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बेसिकली बेटा सबसे पहले मन में क्वेश्चन आता है कि ये माइक्रोब्स क्या है। तो माइक्रोब्स का मतलब है माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म जो यूजुअली आपको आपकी आंखों से ना दिखे, मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस। ठीक है। अब आप जानते हो एक चीज कि ये जो माइक्रोब्स हैं, अक्सर हम इनसे होने वाली दिक्कतों की बात करते हैं कि इस फलाने बैक्टीरिया से ये बीमारी हो गई, उस फलाने फंजाई ने मेरा फूड खराब कर दिया, कंटेमिनेशन हो गया, वगैरह वगैरह। तो इन शॉर्ट हम वैसे तो माइक्रोब्स के हार्मफुल इफेक्ट्स ही देखते हैं, पर जैसे कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो दूसरा बुरा भी हो सकता है, राइट। तो वैसे ही जैसे माइक्रोब्स के अभी तक आपने दूसरे पहलू मतलब बुरे एस्पेक्ट देखे, आज मैं आपको माइक्रोब्स के जुड़े हुए अच्छे इफेक्ट्स बताऊंगी, अच्छे यूजेस बताऊंगी, ऐसे यूजेस जो हमारी डे टू डे लाइफ को और इंटरेस्टिंग और आसान बनाते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वेयर यू आर गोइंग टू सी द यूजेस ऑफ माइक्रोब्स व्हिच मेक्स आवर लाइफ मोर इजी एंड इंटरेस्टिंग। तो चलो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड पर्पस। आप अपने घरों में भी शायद आप जानते भी होंगे, शायद आप नहीं भी जानते होंगे, हम अपने डे टू डे लाइफ में भी अपने भोजन को और इंटरेस्टिंग, टेस्टी, फ्लेवर, टेक्सचर वाला बनाने के लिए अक्सर माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। सबने दही का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? कर्ड। कर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क। रात में मम्मी दूध को हल्का गर्म करके रखती है और उसके ऊपर, उसके अंदर एक रात पहले का दही, एक चम्मच चिटकी भर उस दूध, गर्म दूध में मिला के छोड़ देती है। जब सुबह उठती है तो वो दूध से सेमी सॉलिड कर्ड दही में बदल चुका होता है। तो आखिरकार ओवरनाइट ऐसा क्या हुआ कि पतला दूध सेमी सॉलिड दही में बदल गया? तो एक्चुअली पूरी रात में उस मिल्क, उस दूध के अंदर फर्मेंटेशन हुआ। किसने किया? बैक्टीरिया लैब, लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया ने पूरी रात उस दूध में फर्मेंटेशन किया और उस दूध को दही में बदलने में मदद करी। अब दूध से ज्यादा अच्छा दही माना जाता है, ये आपके पेट को ठंडा रखता है, प्रोबायोटिक की तरह काम करता है और विटामिन B12 रिच होता है। जो आपने जामन, जो हम लोग स्टार्टर कहते हैं ना, जामन या खट्टा जो भी तुम्हारे भाषा में बोला जाता हो, जो एक्चुअली मम्मी ने दूध में मिलाया, उस एक चम्मच दही में हजारों, लाखों, करोड़ों लैब बैक्टीरिया होते हैं जो धीरे धीरे रात भर और ग्रो करते हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ जाता है और वो दूध को दही में बदल देते हैं। तो सबसे पहला यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड पर्पस इज मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक। इसके अलावा बेटा अक्सर नाश्ते में घर में हमारे यहाँ डोसा, इडली बनती है, पर जब भी मम्मी को डोसा, इडली बनानी होती है तो वो एक रात पहले तैयारी करती है। दाल चावल को एक राइट प्रपोर्शन में पीसती है और फिर पीसने के बाद उसको ओवरनाइट रख देते हैं। सुबह उठ के उस रखे हुए बैटर में, उस रखे हुए डो में खमीर उठ जाता है और उस खमीर उठे हुए बैटर का फिर तुम बढ़िया सा डोसा बनाते हो जो कि एकदम परफेक्ट टेस्ट, परफेक्ट फ्लेवर, परफेक्ट टेक्सचर वाला होता है। एक अलग अलग सौंधाहट सी, खट्टेपन की स्वाद आ रही होती है। क्यों? क्योंकि रात भर उस बैटर में हुआ है फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया ने पूरी रात उस बैटर में फर्मेंटेशन किया, जिसकी वजह से उस बैटर का टेक्सचर बदला, फ्लेवर बदला, और अब तुम उसी बैटर को इडली या डोसा या जो भी बनाने में इस्तेमाल करते हो।
है कि नहीं? तो दूसरा क्या हाउस होल्ड यूज है भाई? इन मेकिंग द डो ऑफ idli and dosa, concept of fermentation by bacteria is used. Fermentation by various microbes, bacteria is required. ठीक है। तीसरा, इसी तरीके से अक्सर हम घर में जब वो बनाते हैं, जब हमें भटूरे बनाने होते हैं, तो भटूरे बनाने के लिए मम्मी क्या करती है, मैदा को मार के रखती है। मैदा को मारने के बाद उसको तुरंत उससे डोसा, जैसे अगर हमने रोटी बनानी है तो रोटी के तो आपने आटा गूंदा और तुरंत उससे रोटी बना दी। पर भटूरे का जब हम आटा लगाते हैं, जब हम मैदा गूंदते हैं, तो हम उससे तुरंत भटूरा नहीं सेकते, नहीं बनाते। थोड़ी देर के लिए हमें उसके डो को रखना पड़ता है। इनफैक्ट बाहर बीकानेर, हल्दीराम वगैरह तो उस डो के ऊपर ईस्ट का भी छिड़काव कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ईस्ट एक माइक्रोब है, एक फंगस है, जो कि उस डो में, उस मैदे के डो में फर्मेंटेशन करते हैं, उस डो को और इनहैंस करते हैं, उसके टेक्सचर, उसके फ्लेवर को इनहैंस करते हैं। तभी जैसे इडली डोसे में एक खट्टापन आता है, अगर तुमने कभी टेस्ट किया होगा तो भटूरे में भी एक अलग सा एक खट्टापन होता है, और वो एक टैंगी सा फ्लेवर ही हम सबको पसंद होता है, जिसकी वजह से हम भटूरे फिर छोले के साथ एंजॉय करते हैं, है कि नहीं? तो जिस तरीके से हम इडली और डोसे का बैटर बनाते हैं, वैसे ही हम अपनी भटूरे यानी ब्रेड का भी डो प्रिपेयर करते हैं, और उसके लिए हम फर्मेंटेशन करवाते हैं फंगस, ईस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म से। तो तीसरा यूज क्या है बेटा? इन प्रिपेयरिंग द डो ऑफ ब्रेड, fermentation by yeast is required. fermentation by yeast, yeast का साइंटिफिक नेम क्या होता है? Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae नाम से ये फेमस है। अब क्योंकि ये बेकिंग में इस्तेमाल हो रहा है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए ईस्ट को बेटा हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा बेटा हम माइक्रोब्स को डे टू डे लाइफ में अपने हाउस होल्ड पर्पस में यूज करते हैं, चीज बनाने के लिए। चीज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम है जो कॉन्सेप्ट ऑफ फर्मेंटेशन को यूज करता है। मार्केट में अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग टेक्सचर के, अलग अलग प्राइस की चीज अवेलेबल होती है, और ये सारी की सारी जो वैरायटी ऑफ चीज है, ये सब डिपेंड करती है कि हम किस माइक्रोब को यूज करते हैं उसके डो को बनाने के लिए। तो अगला हमारा पॉइंट होएगा बेटा, चीज विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ fermentation. Cheese is also prepared by fermentation. ये भी बेटा हम फर्मेंटेशन की मदद से ही बनाते हैं। अलग अलग प्रकार का जो चीज आता है, जैसे मोज़रेला चीज, तुम्हारा रोकफोर्ट चीज, और तुम्हारा शेडार चीज, और पता नहीं कौन कौन सी चीज मार्केट में आते हैं, हर चीज का अपना एक दाम होता है। कोई चीज बहुत महंगी होती है, कोई चीज सस्ती होती है, तो वो डिपेंड करती है कि किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हमने यूज किया है उस चीज के प्रिपरेशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉम एंड जेरी एक पीले रंग की चीज नहीं लेके घूमते हैं? तुम्हें अगर ध्यान हो तो जो हमारे टॉम भैया, सॉरी जेरी भाभी थी, वो एक चीज लेके घूमते हैं, और उस चीज में बड़े बड़े से होल्स होते हैं। वो सबसे महंगी क्वालिटी की चीज है, जिसे कहते हैं स्विस चीज, राइट? और ये बनी होती है विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी के द्वारा। ये बैक्टीरिया है जो पर्टिकुलरली इस चीज को बनाने के लिए यूज किया जाता है, करेक्ट? तो ये कुछ हमारे डिफरेंट यूजेस हो गए हाउस होल्ड लेवल पे माइक्रोब्स को
कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ को बेटर, अपने फूड को और फ्लेवर्ड बनाने के लिए। इसके अलावा बेटा एक और आपको एग्जाम्पल इसमें याद रखना पड़ेगा, टोडी, हिंदी में ताड़ी कहते हैं। तो ताड़ी एक प्रकार की ड्रिंक है, ठीक है, जिसको अक्सर साउथ इंडिया में ये ज्यादा कॉमन है। और ये पेड़ पाम ट्री होता है, पाम ट्री के सैप से बनती है। लोग क्या करते हैं, पाम ट्री का जो लिक्विड है, जो लैटेक्स है, जो सैप है, उसको कलेक्ट करते हैं और उसमें थोड़े बहुत माइक्रोब्स का छिड़काव करते हैं और उसको कुछ दिन, महीने, हफ्तों के लिए छोड़ देते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया, जो माइक्रोब्स तुमने उस लिक्विड में डाले, वो उस लिक्विड के अंदर फर्मेंटेशन करते रहते हैं और एक अल्कोहल, जिसे हम कहते हैं ताड़ी, वो आपको बना के देते हैं। ये ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक है जो काफी ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट रणबीर कपूर ने एक मूवी की थी, ये जवानी है दीवानी, उसमें याद है वो पहाड़ पे बैठ के एकदम ठंडी मनाली की बर्फ वाली पहाड़ी पे बैठ के दीपिका पादुकोण को वो पिलाता है। सो दैट इज ताड़ी, करेक्ट। सो नेक्स्ट यूज क्या है, ताड़ी, अ ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक जो कि कैसे बनी है, विच इज प्रिपेयर्ड by the fermentation of palm tree। तो ये तो बेटा हमारे कुछ यूजेस हो गए हाउस होल्ड लेवल पे। बट अगर हमें यही काम इंडस्ट्रियल लेवल पे करना हो और पैसे कमाने की अगर बात आए, तो देखो कैसे हम अलग अलग माइक्रोब्स को ना सिर्फ हाउस होल्ड लेवल पे यूज करते हैं, बल्कि हम उन्हीं माइक्रोब्स को इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज कर सकते हैं और उनसे बेनिफिट कमा सकते हैं, यानी पैसा कमा सकते हैं। तो अगला हम देखेंगे यूज ऑफ माइक्रोब्स एट इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है भाई। तो बेटा सबसे पहले मैं कोई आपको उसका यूज बताऊं, एक चीज याद रखना, जैसे तुम अपने घर में दही जमाते हो तो एक पतीले में जमाते होगे, मान ले 1-2 लीटर दूध का भाई तुम्हें दही जमाना है। पर अगर यही दूध का दही बनाना है अमूल की फैक्ट्री में, तो क्या वो छोटे छोटे पतीलों में दूध जमाएंगे? अब तुमको तो 1 या 2 लीटर का भाई दूध का दही बनाना है, पर अमूल की फैक्ट्री में तो को 1000 लीटर दूध का दही बनना हो। अब क्या अगर वो छोटे छोटे पतीले रखेंगे तो पता नहीं उनको कितने पतीलों की जरूरत पड़ जाएगी इस काम के लिए। तो वो क्या करते हैं, पतीलों में नहीं, हजारों लीटर दूध को एक बड़े से सिलेंड्रिकल स्टील के प्लांट में डालेंगे, जिसे तो हम फर्मेंटर कहते हैं, और उस फर्मेंटर के अंदर उस दूध का फर्मेंटेशन करवाएंगे और फिर उससे दही ऑब्टेन करेंगे। तो हाउस होल्ड लेवल पे जो हम काम छोटे लेवल पे करते हैं, वही काम हम इंडस्ट्रियल लेवल पे लार्ज स्केल पे करते हैं, जिसके लिए हम बड़े बड़े फर्मेंटर्स डिजाइन करते हैं। तो क्या लिखोगे, एट इंडस्ट्रियल लेवल production is done at large scale in a big vessel, big cylindrical vessel, जिसे तो बेटा हम फर्मेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटर कहते हैं। अब इंडस्ट्रियल लेवल पे हम 3 अलग अलग प्रकार के यूजेस देखेंगे। एक तो हम देखेंगे बेवरेज इंडस्ट्री में यूजेस, फिर हम देखेंगे यूज ऑफ माइक्रोब्स इन प्रिपेयरिंग एंटीबायोटिक्स, और फिर हम देखेंगे यूज ऑफ माइक्रोब इन प्रिपेयरिंग डिफरेंट एंजाइम्स, अल्कोहल एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले शुरू करेंगे बेटा हम बेवरेजेस से। बेवरेज, बेवरेज समझते हो ना क्या होता है? बेवरेज मतलब ड्रिंक, पीने वाली, और यहाँ पे हम सॉफ्ट ड्रिंक की नहीं, हार्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं। तो बेवरेज बनाने के लिए, जैसे वाइन, बियर, वोडका बनाने के लिए अक्सर इंडस्ट्रीज को कहते हैं ब्रूरी कहते हैं, ब्रूइंग इंडस्ट्री।
क्यों? क्योंकि वहां पर हम अलग अलग सबस्ट्रेट को ब्रू करते हैं। ब्रू करते हैं यानी फिर से वही फंगस ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी की मदद से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाते हैं और अल्कोहल ऑब्टेन करते हैं। तो अगला हम पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा यहां पर? अब हमारी हेडिंग होगी और हम लिखेंगे इन ब्रूइंग इंडस्ट्रीज। ब्रूइंग इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में बेटा क्या होता है, हम लार्ज स्केल में डिफरेंट सबस्ट्रेट, मान लो बार्ले से, जो मतलब तुम्हारा क्या कहते हैं, जौ से, आलू से, चावल से, कई सारे सबस्ट्रेट से, हम ग्रेप से, अंगूर से, इनसे हम वाइन बियर वगैरह बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं? ईस्ट की मदद से फर्मेंटेशन करवा के, करेक्ट। तो ईस्ट, अब यहां पर क्या कहेंगे? ब्रूअर्स ईस्ट कहेंगे, क्योंकि वो ब्रूअरी में मदद कर रहा है। ब्रूअर्स ईस्ट फर्मेंट्स डिफरेंट सबस्ट्रेट्स, अलग अलग प्रकार के सबस्ट्रेट्स का फर्मेंटेशन होएगा। तो ब्रूअर्स ईस्ट फर्मेंट करेगा डिफरेंट सबस्ट्रेट्स को टू ऑब्टेन अल्कोहल, ठीक है। अब वो जो हमारे पास ड्रिंक्स आती हैं या जो हमारे पास बेटा फर्मेंटेशन के बाद बेवरेज आती है, उन्हें हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एज डिस्टिल्ड बेवरेजेस या फिर नॉन डिस्टिल्ड बेवरेजेस। नॉन डिस्टिल्ड मतलब जैसी थी वैसी ही आ गई, आपने उनको और कंसंट्रेट नहीं किया, उनका पानी नहीं उड़ाया। तो नॉन डिस्टिल्ड में हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, वाइन एंड बियर। जबकि डिस्टिल्ड बेवरेजेस में हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं, ये कंसंट्रेटेड अल्कोहल होती हैं, वोडका, रम, विस्की एक्सेट्रा। ये हमने खुद से आर्टिफिशियली, डिस्टिलेशन, केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है डिस्टिलेशन, जिसमें पानी उड़ा देते हैं और पीछे जो भी सबस्ट्रेट है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रह जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार की जो हमारे पास ब्रू जो बेवरेजेस हैं, ये मोर कंसेंट्रेटेड होती हैं, डिस्टिल्ड होती हैं, ये दोनों नॉन डिस्टिल्ड होती हैं, करेक्ट। ऐसे ही बेटा हम देख सकते हैं एक और यूज ऑफ माइक्रोब एट इंडस्ट्रियल लेवल इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स की बेटा खोज इंसानी जीवन की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि ये ऐसे केमिकल हैं जो हम माइक्रोब्स से ऑब्टेन करते हैं, माइक्रोब्स के खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारी जिंदगी जीवन शैली को आसान बनाते हैं। कैसे? अगर आपको आज कोई बीमारी हो जाती, मान लो बुखार आ जाता है, 4 दिन से बुखार नहीं उतर रहा, तो तुम भाग के डॉक्टर के पास जाते हो। पहले तो हम सारे घर पे ही डॉक्टर बन जाते हैं, मम्मी ले काढ़ा पी लो, पापा ये दवाई खिला देते हैं, झोला बना देते हैं शरीर को, और मम्मी इधर से आयुर्वेदा डाल देती हैं, पापा वहां से खुद डॉक्टर बन के एलोपैथी की दवाइयां डाल देते हैं। पर जब 4 दिन मम्मी पापा दोनों अपने काम कर करके थक जाते हैं, तुम पे एक्सपेरिमेंट करके थक जाते हैं, तो तुमको फाइनली वो डॉक्टर क्या ले जाते हैं कि भाई डॉक्टर साहब अब आप सही में इलाज करो, अभी तक तो हम 4 दिन टाइम पास कर रहे थे इसके साथ। फिर डॉक्टर तुम्हारे टेस्ट करता है, पता चलता है कि तुमको सो एंड सो बीमारी हो गई है। अब उस बीमारी के खिलाफ तुमको एक केमिकल, एक दवाई लिख के देता है, जो कि जिसे तुम एंटीबायोटिक कहते हो, और अब तुम 3 दिन वो दवाई लेते हो, तुम चकाचक हो जाते हो। तो वो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, वो क्या केमिकल है? वो एक्चुअली वो ऐसे केमिकल हैं जो तुम्हारे शरीर में पनप रहे बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर बीमार पड़ा बैक्टीरिया की वजह से। वही दवाई खा के वो दवाई, वो केमिकल उन बैक्टीरिया को तुम्हारे शरीर से मार गिराते हैं और तुमको फिर से एक बार सुरक्षित कर देते हैं और ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक जो है, ये सबसे पहले बेटा एक्सीडेंटली खोजे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने। एक्सीडेंटल कहने का मतलब है कि ये लैब में अपनी कुछ और काम कर रहे थे, पर इन वाइल जब कुछ और वो काम करने में बिजी थे, तो उन्होंने बाय चांस इसकी डिस्कवरी भी कर डाली। अब देखो क्या कर रहे थे बेसिकली बेटा, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट है, ये अपनी लैब में कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे।
अब कुछ कभी कभार क्या होता है ना, काम करते करते कुछ बैक्टीरिया की प्लेट उनकी खराब हो गई, कंटेमिनेट कर गई, तो उन्होंने उनको हटा दिया यानी डिस्कार्ड कर दिया और लैब के कोने में रख दिया। पर भूल गए उस प्लेट को साफ करने के लिए। कोई नहीं, 2-3 दिन पड़ी रही। क्या हुआ, फिर 3-4-10 दिन बीत गए। फिर एकदम से एकाएक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की नजर उन प्लेटों पे पड़ी कि अरे मैं तो इन प्लेटों को साफ ही करना भूल गया, चलो भाई साफ कर देता हूं आज उठ के। तो जैसे उन्होंने वो प्लेट उठाई तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि भाई मैंने जब ये प्लेट फेंकी थी तो इस प्लेट में खूब सारे बैक्टीरियल कॉलोनी थे, पर अब हफ्ते भर बाद ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे बैक्टीरिया तो गायब हो गए, पर प्लेट के चारों तरफ एक नया सा फंगस ग्रो करने लग गया। तो फ्लेमिंग के अंदर उत्सुकता हुई जानने की कि भाई आखिरकार जो प्लेट में फंगस ग्रो कर रही है, क्या वही कारण है मेरे बैक्टीरिया के मरने की और जाने की प्लेट से। तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल हाँ, वो जो फंगस उनकी प्लेट में लग गया था बेटा, वो फंगस क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। वो फंगस एक प्रकार का केमिकल सेक्रीट कर रहा था जिसे बोलते हैं पेनिसिलिन। वो पेनिसिलिन केमिकल प्लेट में लगे पहले से मौजूद बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस को ग्रो होने नहीं देता, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इसका मतलब है कि अगर मेरे शरीर में स्टेफाइलोकोकस नाम का बैक्टीरिया जाता है और अगर मुझे मेरे शरीर से उसको मार गिराना है तो मुझे वो केमिकल खा लेना चाहिए, मेरा शरीर ठीक हो जाएगा और वो केमिकल मुझे हार्म करेगा और जो अंदर बैक्टीरिया थे उनको भी मार देगा। तो ऐसे केमिकल जो एक माइक्रोब से हमने लिए, पेनिसिलियम फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस एक माइक्रोब है और वो केमिकल हमने दूसरे माइक्रोब बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस के खिलाफ इस्तेमाल किए, तो ऐसे केमिकल को एंटीबायोटिक कहते हैं। और सबसे पहला केमिकल खोजा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसको उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन। पर ये कैसे काम करता है इसकी पूरी रिसर्च करी बाकी दो साइंटिस्ट अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी ने। आखिर में इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज सन 1945 में मिला और ये दवाई बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, आई पूरी कहानी समझ में। चलो अगर आई है तो लिख भी लो। तो एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब होता है बेटा ऑपोजिट, बायो का बेटा मतलब होता है लिविंग। तो ये ऐसे केमिकल हैं जो किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करते हैं। तो ये ऐसे केमिकल हैं जो माइक्रो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं, तो यहां से इनका नाम आया। सो दीज केमिकल्स वर्क अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया एंड दस, अभी बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं यानी हमारी लाइफ के सपोर्टर हो गए, मुझे बीमारी से बचा लिया, आपको बीमारी से बचा लिया। दस एक्ट एज सपोर्टर फॉर ह्यूमन लाइफ। ठीक है, सबसे पहला केमिकल, फर्स्ट एंटीबायोटिक बेटा was discovered accidentally by अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली एंटीबायोटिक खोजी, वो भी गलती से, एक्सीडेंटली। कैसे खोजी, मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी सुना दी। ये एक प्लेट पे काम कर रहे थे जिसको उन्होंने डिस्कार्ड किया और इस प्लेट पे पहले क्या ग्रो हो रहे थे, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया खूब सारे थे। है ना भाई। अब जब इसको डिस्कार्ड किया तो इस प्लेट पे फंगस ग्रो होने लग गई। इस फंगस को इन्होंने क्या बोला, ये फंगस कोई और नहीं बल्कि खुद पेनिसिलियम नोटेटम थी। अब ये क्या करती है फंगस, ये फंगस एक केमिकल सेक्रीट करती है
जिसको तो पेनिसिलिन बोलते हैं, और फिर वो पेनिसिलिन इस बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देती। राइट बाद में इस पे पूरी चर्चा करी, द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑन दिस वाज गिवन बाय अर्नेस्ट चेन। हाउएवर इट्स फुल पोटेंसी किसने एक्सप्लेन करी थी? अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी ने, और बाद में आगे जाके चेन, फ्लोरी एंड फ्लेमिंग को बेटा सन 1945 में इसी काम के लिए, इस बहुत महान काम के लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। ठीक है, तो याद रखोगे इस पूरी कहानी को? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं तो उससे ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैं बहुत फिर पिटाई करने वाली हूं। तो कोशिश करना हाँ ही बोलो, ना तो बिल्कुल मत बोलना। ओके वेरी गुड। अब बेटा आगे और देखते हैं यूज ऑफ माइक्रोब्स एट इंडस्ट्रियल लेवल फॉर प्रिपेयरिंग अल्कोहल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो अगली अब हमारी हेडिंग होएगी use of microbes at industrial level in the preparation of different chemicals, enzymes, alcohol and bioactive molecules। तो सबसे पहले मैं आपको अलग अलग केमिकल बताऊंगी जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और देखो वो किन किन माइक्रोब्स से यूज ऑब्टेन होते हैं। तो इसमें सबसे पहली लिस्ट आती है बेटा सिट्रिक एसिड की, जो एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम किया जाता है, और ये ऑब्टेन करते हैं हम फंगस एस्परजिलस नाइजर से। किससे ऑब्टेन करते हैं? एस्परजिलस नाइजर। इसके अलावा दूसरा हमारे पास केमिकल है लैक्टिक एसिड, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध को दही में बदलने में मदद करता है। अगला हमारे पास बेटा केमिकल है एसिटिक एसिड, विनेगर जिसे कहते हैं। इसे बेटा हम ऑब्टेन करते हैं बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटाई की मदद से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारे पास ब्यूटायरिक एसिड, जिसे तो बेटा हम ऑब्टेन करते हैं बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम की मदद से, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नाम के बैक्टीरिया की मदद से। करेक्ट। तो ये सारे के सारे 4 केमिकल और किन किन माइक्रोब से ऑब्टेन करने हैं ये आपको बेटा याद रखने हैं। अब बात करते हैं अलग अलग एंजाइम्स की, जिसे भी हम यूज करेंगे हमारे इसी प्रोसेस में। तो अब देखो भाई, सबसे पहले मेरे पास एंजाइम आता है पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। ये दोनों बेटा अलग अलग एंजाइम है जो मार्केट में इस्तेमाल किए जाते हैं। बॉटल्ड जो जूसेस आते हैं, तुमने अक्सर देखा होगा कि अगर मम्मी घर पे सेब का या संतरे का जूस बनाती है तो वो रेशेदार बनता है, मतलब क्लियर नहीं बनता। तुम्हें पीते वक्त लगेगा कि कुछ तुम्हारे मुंह में कुछ चबाने लायक चीज आ रही है। पर अगर तुम यही मार्केट से एप्पल जूस लोगे या ऑरेंज जूस लोगे तो इतना स्मूथ होता है कि तुम गटकी जाओगे तो पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल ही तुम्हें अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो आखिरकार मार्केट में जो जूस मिल रहा है उसमें ऐसा क्या है, वो इतना क्लियर क्लीन क्यों है, और हमारे घर वाला जूस ऐसा क्यों नहीं है? तो होता क्या है बेटा, मार्केट में जो बॉटल्ड जूसेस आ रहे हैं उनमें वो प्रोसेसिंग के बाद बने हैं। अब वो जूस जो बने हैं वो पेक्टिनेज प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीटेड होते हैं, जो जूस जो फलों के रेशों को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं और जूस को पूरी तरीके से साफ करके तुम्हारे घर में, साफ मतलब क्लियर करके भेजते हैं। मम्मी बिल्कुल नेचुरल तरीके से जूस निकालती हैं और तुमको दे देती हैं।
वो तो कोई प्रोसेसिंग नहीं करती, वो तो कोई ऐसा एंजाइम नहीं डालती जिसकी वजह से घर में बने जूसेस में जो वो फल के रेशे रह जाते हैं, और तुमको इसीलिए घर का जूस पीने में इतनी मदद या इतना मजा नहीं आता। तो प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज आर द एंजाइम यूज्ड टू डाइजेस्ट remains of the fruit in the juices। क्या बनाने के लिए? फॉर प्रिपेयरिंग क्लियर जूस, जबकि घरों में रेशेदार जूस मिलता है। ठीक है, अगला हमारे पास बेटा एक एंजाइम है जो कि हम माइक्रोब्स से ही ऑब्टेन करते हैं, लाइपेज। ये हम यूज करते हैं बेटा डिटर्जेंट्स बनाने में। क्या बनाने में? डिटर्जेंट्स बनाने में। ठीक है, डिटर्जेंट्स तुम्हारे ऑयल, जो तुम्हारी लॉन्ड्रीज, सर्फ एक्सेल जैसे मान लो हो गया, ये तुम्हारे गंदे कपड़ों को साफ करने में इस्तेमाल होते हैं। तो क्या आखिर ऐसा सर्फ एक्सेल में है जो तुम्हारे गंदे कपड़ों को, दाग लगे, दाग अच्छे हैं, ऐसे लगे कपड़ों को साफ करने में मदद करते हैं? तो इन डिटर्जेंट्स में बेटा होता है ये एंजाइम जो कि हेल्प करता है ऑयल को, डर्ट को कपड़ों से दूर करने में। करेक्ट? यस और नो? ओके। अब मैं आपको यहां पर बेटा 3 बेहद इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बताने वाली हूं। ये जरूर अब तक की तो कहानी बेहद आसान थी, समझ में आने लायक थी, पर अब 3 ऐसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल, बायोएक्टिव केमिकल बताने जा रही हूं जो अक्सर डॉक्टर्स तब यूज करते हैं जब हमारे शरीर में एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। इंसान को उस एक्सट्रीम कंडीशन से बचा के, निकाल के जिंदा रखने में ये केमिकल इस्तेमाल होते हैं, और ये भिन्न भिन्न माइक्रोब्स की मदद से ऑब्टेन होते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला मेरे पास नाम है streptokinase। The streptokinase chemical is obtained from a bacteria called streptococcus, और ये बेटा क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। क्लॉट बस्टर, जब भी कोई पेशेंट हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से गुजरता है तो उसकी हार्ट की नलियां यानी आर्टरीज किसी ना किसी कारणवश ब्लॉक हो जाती हैं। अब अगर तुम्हारी नलियां ही ब्लॉक हो जाएंगी तो खून कैसे सप्लाई होगा? बिना ब्लड सप्लाई के तो योर बॉडी कांट सर्वाइव, यू कांट सर्वाइव। तो बहुत जरूरी है कि समय रहते उन क्लॉट्स को, उन नलियों, उन आर्टरियों से हटाया जाए और फिर से रास्ता ब्लड के लिए क्लियर किया जाए ताकि ब्लड का टू एंड फ्रो मूवमेंट ना रुके। करेक्ट? तो उसके लिए ऐसे पेशेंट्स हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उनको स्ट्रेप्टोकाइनेज की डोज दी जाती है सो दैट जो क्लॉट बन गया है उनकी ब्लड वेसल में, जिसकी वजह से खून के दौरान में असर पड़ रहा है, उसको डाइजेस्ट, उसको रिमूव किया जा सके। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, कितनी कठिन सिचुएशन में ये पेशेंट को दिया जाता होगा ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो सोचो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कितने फायदेमंद है जो तुमको इतना इंपॉर्टेंट केमिकल दे रहा है। दूसरा है बेटा स्टैटिन्स। स्टैटिन्स बेटा ऑब्टेन करते हैं फंगस मोनास्कस परप्यूरियस की मदद से। किससे ऑब्टेन करते हैं? मोनास्कस परप्यूरियस की मदद से। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में रह के ब्लड के कोलेस्टेरॉल लेवल को मेंटेन करता है। ये हमारे शरीर में रह के हमारे कोलेस्टेरॉल तो पता है ना, एक प्रकार का अनवांटेड सा केमिकल होता है जो अगर अननेसेसरली ज्यादा बढ़ जाए तो फिर से हमारी नलियों को ब्लॉक कर सकता है।
तो इसी के लिए कहते हैं कि ज्यादा ऑयली फूड, बाहर का खाना, जंक फूड मत खाओ। क्यों? क्योंकि उन सब में, अनसैचुरेटेड फैट्स में कोलेस्ट्रॉल भर भर के होता है। और अगर तुम बाहर का ज्यादा हुआ तला हुआ या एक ही तेल को अगर 10 बार इस्तेमाल करो तो वो और खराब हो जाता है। ऐसे तेल का तला हुआ खाना खाओगे तो तुम्हारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, और उससे तुम्हारी आर्टरीज ब्लॉक होने का खतरा है, तुम्हारे लिवर पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो लिवर डैमेज होने का खतरा है। तो ऐसे केस में अगर हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना है तो स्टैटिन्स की डोजेस लेनी पड़ती है। करेक्ट? आई बात समझ में? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं और तीसरे और आखिरी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की चर्चा करते हैं। तो तीसरा और आखिरी है बेटा हमारे पास साइक्लोस्पोरीन ए, जो कि तो बेटा हम ऑब्टेन करते हैं फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की मदद से। किसकी मदद से? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की मदद से। और ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, यानी कि जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तब ये केमिकल दिया जाता है ताकि अननेसेसरली इम्यून सिस्टम को हमारे सप्रेस किया जाए फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन। करेक्ट? आई होप सभी को ये सारे के सारे यूजेस ऑफ माइक्रोब्स एट इंडस्ट्रियल लेवल भी क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। अगर हाँ, तो अब हमारे पास अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे तो हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा एसटीपी कहते हैं। ठीक है? आपको पता है हर दिन हर घर से ढेरों अमाउंट ऑफ सीवेज निकलता है। आपका जो ड्रेनेज है वो सीवेज है, जिसमें आपके बाथरूम का गंदा पानी हो सकता है, कभी कभार हमारे घर का किचन वेस्ट भी हम उसमें सारा का सारा मिला देते हैं और उस गंदे पानी को डंप कर देते हैं। कभी सोचा है कि वो सारा का सारा गंदा पानी आपके घर से नहीं, आपके मोहल्ले से, आपके शहर से कहाँ होके गुजरता होगा? कहीं तो वो पानी खट्टा होके जाता होगा, जहां उस पानी को साफ करने की जरूरत है, इतने टॉक्सिक वाटर को क्लीन करने की जरूरत है, फिर उसको रीयूज करने की जरूरत है, क्योंकि इतना तो दुनिया में पानी है नहीं कि तुम दिन भर वेस्ट करोगे और पानी खत्म ही नहीं होगा। बहुत जरूरी है कि इस गंदे पानी को रिसाइकिल किया जाए, रीयूज किया जाए, दोबारा बाथरूम में वही पानी भेजा जाए। तो उसके लिए बेटा सारा का सारा गंदा पानी कलेक्ट करके शहर में या सोसाइटी में या जहां पर भी लगे हुए हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाए, वहां उस पानी को साफ किया जाए और दोबारा से उन्हीं घरों में भेजा जाए फॉर रीयूज। तो बेसिकली अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम उस गंदे पानी को ट्रीट करेंगे। राइट? तो हम बेटा गंदे पानी को ट्रीट करते हैं 3 लेवल्स पे, यानी कि हम क्लीनिंग करते हैं 3 लेवल्स पे। फिजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड केमिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल को बेटा हम प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं, जहां पर हम बहुत 2 सिंपल से कॉन्सेप्ट लगाते हैं पानी को साफ करने के लिए, जो कि है हमारा सेडिमेंटेशन एंड फिल्टरेशन। बायोलॉजिकल यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यहां बेटा हम यूज ऑफ माइक्रोब्स करते हैं, बैक्टीरिया, एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं गंदे पानी को साफ करने के लिए। और आखिरी यानी कि टर्शरी यानी कि केमिकल ट्रीटमेंट में हम अलग अलग प्रकार के केमिकल, जैसे अलम है, तुम्हारा क्लोरीन है, ओजोन है, जर्कोनियम सॉल्ट्स वगैरह, ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और पानी को फुल प्रूफ क्लीन करके घरों में पहुंचाते हैं। ठीक है? तो अब आओ देखते हैं ये पूरे प्लांट को और समझते हैं एक सिंपल से डायग्राम की मदद से। ठीक है भाई, यहां पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी। डायग्राम दिखाते वक्त मैं आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे।
सबसे पहले बेटा मैंने सारा शहर का गंदा पानी इकट्ठा किया और लाके एक बड़े से टैंक में डाल दिया। सारा का सारी खूब सारा गंदा पानी है, पूरे शहर का मैंने गंदा पानी इकट्ठा किया और एक टैंक में लाके डंप कर दिया। इसे बोलते हैं, इस टैंक को बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। शुरू कर रहे हैं हमारा सबसे पहला ट्रीटमेंट यानी प्राइमरी यानी कि फिजिकल ट्रीटमेंट। अब सबसे पहले बेटा पानी में हर प्रकार की गंदगी होती है, कुछ ऐसी गंदगी जो घुल गई जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, और कुछ ऐसी गंदगी जो फिलहाल नहीं घुली है। अब या तो जैसे जैसे पेपर हो गया, पॉलिथीन हो गया, तुम्हारे क्या कहते हैं उसको, सैक्स हो गए, पेबल्स हो गए और सैंड, मिट्टी, अलग अलग प्रकार की इंप्योरिटी जो घुल नहीं सकती। अब जो घुल नहीं सकती इंप्योरिटी वो हम अपने पहले लेवल यानी फिजिकल ट्रीटमेंट में हटाएंगे। तो फिजिकल ट्रीटमेंट में हम वो इंप्योरिटीज रिमूव करते हैं जो पानी में घुल नहीं सकती। यानी कि यहां पर बेटा हम इमिसिबल इंप्योरिटीज को पानी से निकालेंगे। अब इमिसिबल इंप्योरिटीज भी जो है वो दो टाइप की होती हैं, एक जो हेवियर देन वाटर होती हैं जैसे मिट्टी, पत्थर एक्सेट्रा, तो वो तो बेटा समय के साथ पानी के नीचे बैठ जाएगा और क्या बना लेगा, सेडिमेंट। और वो इंप्योरिटीज जो पानी से हल्की हैं जैसे कि पेपर बैग्स, पॉलिथीन्स, तुम्हारे कैन्स और बॉटल्स एक्सेट्रा जो कि पानी के ऊपर तैर रहे हैं, तो उनको हम वाया फिल्टरेशन के मैकेनिज्म से रिमूव कर सकते हैं। तो अब जैसे ही हम अपना सारा गंदा पानी लाएंगे और प्राइमरी सेटलिंग टैंक में डालेंगे, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में डालने के बाद कुछ देर तक हम पानी को रेस्ट करने देंगे और सेडिमेंट को बैठने देंगे, और जो ऊपर इंप्योरिटीज तैर रही हैं उनको फिल्टरेशन से निकालेंगे, बाद में सेडिमेंट को सेडिमेंटेशन से निकाल देंगे। तो इन शॉर्ट तुमने अपने पहले टैंक में वो सारी की सारी इंप्योरिटीज हटा दी हैं जो घुल नहीं सकती थी पानी में, जैसे पत्थर वत्थर मैंने आपको बताया। अब जरूरी है कि अब हम इस पानी को उन इंप्योरिटीज से साफ करें जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हैं पर है जरूर, क्योंकि वो सारी की सारी इंप्योरिटीज फिलहाल पानी में घुल चुकी है। तो तुम्हें अब उन घुली हुई इंप्योरिटीज को बाहर निकालना है। तो इसके लिए तुम अब सारे पानी को प्राइमरी सेटलिंग टैंक से निकाल कर अगले टैंक में डालोगे जिसे बोलते हैं एरेशन टैंक, और शुरू करोगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अब यहां से सारा पानी निकाल के हम डालेंगे अगले टैंक में जिसे बोलते हैं एरेशन टैंक, और शुरू हो गया है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इस एरेशन टैंक में बेटा एक पंखा लगा हुआ है, सारा का सारा पानी यहां आ गया, ठीक है, पंखा लगा हुआ है, इसे कहते हैं टरबाइन। अब जैसे ही सारा का सारा पानी प्राइमरी सेटलिंग से एरेशन टैंक में आएगा, हम इस पंखे को चला देंगे। पंखा चलाते ही एरेशन होगा यानी हवा का सर्कुलेशन होगा। पानी पहले से बहुत गंदा है, उसमें डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज हैं, तो गंदगी होने की वजह से और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होने की वजह से इसमें बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया पनपने लग जाएंगे जो कि पानी में प्रेजेंट पहले से फंगल फिलामेंट्स के साथ एसोसिएशन बना लेंगे और इन एसोसिएशन को बोलते हैं फ्लॉक्स। ठीक, अब ये फ्लॉक्स क्या करेंगे, जो डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज है, जो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसको एक्चुअली तुम्हें पानी से निकालना है ताकि तुम अपने पानी को साफ कर सको, ये फ्लॉक्स उनको डाइजेस्ट करके रिमूव करते हैं। तो फ्लॉक्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम्स ऑक्सीजन and removes the dissolved impurities, और घुली हुई impurities को पानी से निकालेंगे और धीरे धीरे बेटा पानी को साफ करेंगे।
कुछ देर तक इसी हालात में हम छोड़ देंगे और अब हम आगे चले जाएंगे। अब इतना काम हो गया, एरेशन टैंक ने अपना काम कर दिया। अब जैसे ही डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज यहां से खत्म होंगी तो यहां से अब अपने पानी को उठा के अगले टैंक में डालेंगे जिसे बोलते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब ये सारा का सारा पानी यहां लाएंगे जिसमें फिलहाल थोड़ी बहुत सफाई हो चुकी है और फ्लॉक्स है। अब इसमें हम पानी को रेस्ट होने देंगे ताकि जो भी हमारा फ्लॉक्स था वो सारा का सारा नीचे बैठ जाए। तो सेटलिंग टैंक में, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में सारा का सारा फ्लॉक्स नीचे बैठ जाएगा और पार्शली क्लीन्ड वाटर ऊपर आ जाएगा। इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, अब पार्शली क्लीन्ड वाटर को फाइनली अब हम अपने लास्ट टैंक में लेकर जाएंगे जिसे हम कहते हैं एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्या कहते हैं? एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब ये टैंक बेटा जैसे ही इसमें हम पानी लेकर आएंगे फ्री फ्रॉम फ्लॉक्स, अब इसे हम ऊपर से कवर कर देंगे और अंदर बिना ऑक्सीजन की यानी कि एनाएरोबिक कंडीशन क्रिएट या प्रोवाइड करेंगे। अब थोड़ी बहुत इसमें भी घुली हुई इंप्योरिटीज है और अब इसमें हमने एनाएरोबिक कंडीशन दे दी है, तो ये फेवरेट कंडीशन बन गई किसके लिए? ग्रोथ ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरिया मिथेनोजेंस के लिए, जो क्या करेंगे? गंदे बचे हुए गंदे पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको रिमूव करेंगे और पानी को एकदम साफ कर देंगे। इनके काम के करने की वजह से एक पर्टिकुलर गैस रिलीज होती है जो बेहद इंपॉर्टेंट है और उस गैस को हम कहते हैं बायोगैस। तो ये बायोगैस एक प्रकार का ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल है जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है घरों में कुकिंग एंड लाइटनिंग पर्पस के लिए भी। राइट तो इस तरीके से हमने सारा अपना पानी साफ कर लिया। ये तीनों जो टैंक है ये तीनों मिला के बनाते हैं बायोलॉजिकल या सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्यों बायोलॉजिकल? क्योंकि हमने यहां पर बैक्टीरिया माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया है। आखिरी में पानी जो निकला उसको टर्शरी यानी केमिकल ट्रीटमेंट दो और अपने अपने घरों में रीयूज के लिए पहुंचा दो। बताओ भाई, आई सबको ये वाली बात समझ में? एकदम आसान सी कहानी है। फाइनली टेक इट टू द टर्शरी, सॉरी क्या कहते हैं आपका, कहां लेकर जाओगे? केमिकल ट्रीटमेंट के लिए। आई होप सबने ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से समझ ली होगी। अगर हाँ तो अब हम अगले और आखिरी टॉपिक ऑफ द चैप्टर की तरफ चलते हैं और जहां हम देखेंगे यूज ऑफ माइक्रोब्स इन फार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब की जिंदगी बेटा इर्द गिर्द घूमती है फार्मिंग के। हम सब खेती बाड़ी पे ही निर्भर हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर फूड। और बहुत जरूरी है कि हमारी जो खेती बाड़ी हो वो कैसी हो? स्वच्छ हो, फ्री फ्रॉम केमिकल्स हो। कौन ऐसा भोजन खाना चाहता है जो केमिकल से बना हुआ हो, कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर, हार्मफुल फर्टिलाइजर की मदद से बना हुआ हो? क्या आप ऐसा भोजन कंज्यूम करना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे भोजन से हम बीमार पड़ जाएंगे, वो केमिकल हमारे शरीर में घर कर जाएगा और फिर वो हमारे शरीर को बीमार कर देगा। तो कौन ऐसा मूर्ख इंसान है जो बीमार होना चाहता है? कोई भी तो बीमार नहीं होना चाहता है ना। तो जरूरी है कि अब हम फार्मिंग में ऐसा कॉन्सेप्ट लगाए जहां हम बिल्कुल ही फ्री फ्रॉम फ्री फ्रॉम केमिकल फार्मिंग करें। इन शॉर्ट हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेटा मतलब ही ये होता है फार्मिंग फ्री फ्रॉम केमिकल्स। केमिकल से रहित फार्मिंग करने को ही हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। अब केमिकल अक्सर जो हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं बेटा फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड
पेस्टिसाइड्स। अब इनको ना यूज करके इनके ऑल्टरनेटिव को अगर हम फील्ड पे यूज करें और खेती करें तो उस खेती को कहते हैं बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सबसे पहले मैं आपको आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर के ऑल्टरनेटिव बताऊंगी। सबसे पहले इसमें है मैन्योर, जो कि आप बहुत आसानी से ऑब्टेन कर सकते हो डंग से, गाय की डंग, पॉटी से। इमेजिन करो गाय की डंग हो गया तुम्हारा और हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, इन सबको इकट्ठा करो, एक गड्ढा खोदो, उसमें सारी गंदगी को भरो और गड्ढे को बंद कर दो। 10 दिन के लिए उस गड्ढे को बंद रहने दो और फिर 10 दिन बाद खोलो तो जो भी उसके अंदर माल है वो सारा का सारा मैन्योर है, और उसको अपनी खेती में इस्तेमाल करो। हिंदी में कहते हैं खाद। आर्टिफिशियल खाद नहीं है, ये नेचुरल खाद है जो आपने खुद एनिमल डंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट, नॉर्मल हाउस होल्ड वेस्ट की मदद से बनाया है, कंपोस्टिंग करके। दूसरा तरीका है बेटा यूज ऑफ साइनोबैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ये क्या करते हैं, ये हमारी सॉइल को नेचुरली नाइट्रोजन रिच बनाते हैं, नेचुरली इनहेंसेस the nitrogen content of the soil by doing nitrogen fixation. via नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अलावा बेटा हम एक फंगस है ग्लोमस, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि नेचुरली प्लांट्स को सॉइल में प्रेजेंट फॉस्फोरस अच्छे से प्रोवाइड करता रहेगा, और आपको फॉस्फोरस नाइट्रोजन के फिर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ऐसे ही बेटा दूसरा खतरा हमारे खेतों को होता है आर्टिफिशियल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये वो केमिकल है जो इसलिए किसान फील्ड में इस्तेमाल करता है ताकि किसी भी प्रकार का पेस्ट जैसे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा खेती को खराब ना करे। अक्सर आपने बेटा सुना होगा न्यूज में, या अगर आपका थोड़ा बहुत भी किसानी बैकग्राउंड है तो अपने पापा दादा के मुंह से सुना होगा कि यार इस साल इतनी मेहनत करी, टिड्डे पूरी खेती खराब कर गए। तो टिड्डे क्या है, टिड्डे लोकस्ट, लोकस्ट कीड़े होते हैं, और अक्सर तुम सुनोगे कि कीड़े खेतों में लग जाते हैं और बनी हुई फसल को खराब खा जाते हैं, नष्ट कर जाते हैं। अब सोचो यार, एक किसान है, इतनी मेहनत से खेती बाड़ी करता है, अब सोचो उसने अनाज उगाया, अनाज उगाना धरती से, कहते हैं किसान को धरती का सीना फाड़ना पड़ता है तब जाके उससे सोने रूपी, चांदी रूपी अनाज निकलता है। असली अगर सोना हीरा मोती कुछ है ना तो वो अनाज है, क्योंकि तुम्हारे नॉर्मल जो हीरे मोती वो तो तुमको सजा रहे हैं, पर असली तो वो चीजों पेट भरे। मैं भूखी हूं, मेरा पेट खाली है, मैं भूख से मर रही हूं, तो मुझे हीरे मोती के सेट ला दो, मैं खुश रहूंगी? क्या करूंगी मैं उनका? मैं 2 दिन पहनूंगी, भूख से मर जाऊंगी अगले दिन। तो जरूरी हीरे मोती के सेट नहीं है, जरूरी है पेट को भरना। तो जैसे हनुमान जी ने अपना सीना चीरा था राम लक्ष्मण सीता को दिखाने के लिए, वैसे ही कहते हैं कि किसान धरती का सीना फाड़ता है ताकि उससे हीरे मोती उगले। एक बहुत ही अच्छा मुझे गाना इससे याद आ गया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। एक मनोज कुमार शायद नाम था ही एक्टर का, उसके जमाने की एक मूवी थी उपकार, उसका ये बहुत फेमस गाना है। तो वो उस मूवी में किसान बना है और बैल की मदद से अपने खेत को जोत रहा होता है, और उसी दौरान ये गाना आता है। तो वो क्या गाने में कह रहा है कि मेरे देश की धरती इतनी उपजाऊ है, इतनी महान है कि उसमें से हीरे मोती उगल रहे हैं। तो सच में हीरे मोती नहीं उगल रहे हैं, एक्चुअली उससे अनाज निकल रहा है जो लाखों करोड़ों लोगों की भूख को शांत कर रहा है।
अब सोचो, इतना इंपॉर्टेंट अनाज अगर कीड़े मकोड़े खा के खराब कर जाए तो कितनी बुरी बात है। इसीलिए किसान इस डर से बचने के लिए अननेसेसरीली केमिकल्स का छिड़काव कर देता है, कीड़े मकोड़ों को मारने की दवाई, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल देता है। और उससे ना सिर्फ कीड़े मकोड़े तो मर जाते हैं, पर हमारी खेती खराब हो जाती है। हमारे केमिकल्स जो हैं वो उन अनाज में लग जाते हैं। फिर वो अनाज जब हमें खाने को मिलता है तो वो केमिकल हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। काय की ऑर्गेनिक फार्मिंग मजेदार। ठीक है भाई, इंसेक्ट से हम बच गए, खेती बाड़ी खराब नहीं हुई, पर वो ऐसा अनाज खा के फायदा क्या जो हमें बीमारी कर दे। जरूरी है ना कि भाई किसान ऐसे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का कॉन्सेप्ट यूज करे कि लाठी भी मर जाए, सांप भी ना टूटे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये होता है अनप्लान्ड कुछ बोलना, तो बस मेरे दिमाग में आया और मैंने बोल दिया। मैं कहना चाह रही थी कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमें यूज करना चाहिए ना। तो इसीलिए आया कॉन्सेप्ट बायो पेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड का, कि अब हम खेतों में कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए हार्मफुल दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिडेशन को यूज करेंगे। हम अलग अलग इंसेक्ट और पेस्ट के प्रिडेटर को फील्ड में छोड़ देंगे, जो कि उन हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट को खा के नष्ट कर देंगे और हमारे खेतों को बचा लेंगे। राइट तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव है? ऑल्टरनेटिव इज यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स and bioinsecticides to remove या to eradicate pest and insect respectively। पेस्ट एंड इंसेक्ट्स को पूरी तरीके से इरेडिकेट करने के लिए हमें बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायो इंसेक्टिसाइड्स को यूज करना पड़ेगा। करेक्ट। इसमें क्या चीज है यहां बेटा, हम इन दिस वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिडेशन, मतलब रिस्पेक्टिव पेस्ट या इंसेक्ट के फील्ड में प्रेडेटर छोड़ दो, वो प्रेडेटर तुम्हारे इंसेक्ट पेस्ट को खाएंगे, तुम्हारी फील्ड से उनके नंबर को कम करेंगे और तुम्हारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे उनके हार्मफुल अटैक से। जैसे फॉर एग्जांपल हम ड्रैगन फ्लाइज को फील्ड पे छोड़ते हैं, ये प्रेडेटर है, ताकि अननेसेसरली टिड्डे जैसे मस्किटोज हमारी फील्ड को खराब ना करे। रेड ब्लैक मार्किंग वाली लेडी बर्ड बीटल को प्रेडेटर की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि एफिड्स नाम के प्रे हमारी फील्ड को खराब ना कर सके। करेक्ट। वैसे ही आजकल बड़ा कॉमन एक बैक्टीरिया चला हुआ है बैसिलस थूरिंजिएंसिस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा बीटी लिखते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल जीन होते हैं, टॉक्सिक जीन, क्राई जीन्स, जो अगर तो किसी इंसेक्ट के गट में जाएंगे तो उस इंसेक्ट को ये टॉक्सिक जीन मार गिराएंगे। वैसे तो ये टॉक्सिक जीन बैक्टीरिया की खुद की बॉडी के लिए और ह्यूमन बॉडी के लिए इनएक्टिव है, तो वैसे तो ये इनएक्टिव टॉक्सिक जीन होते हैं, पर अगर ये किसी इंसेक्ट के पेट में जाएंगे तो वहां ये इनएक्टिव जीन एक्टिव हो जाएंगे, टॉक्सिक तो है ही, तो ये गट में इंसेक्ट को मार गिराएंगे। राइट, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। वैसे ही एक और है हमारे पास ट्राइकोडर्मा नाम का फंगस, ये हमारे कई सारे रूट इकोसिस्टम में पाए जाने वाले पैथोजेंस को मार गिराता है, रूट इकोसिस्टम को क्लीन रखता है, क्लीन्स द रूट इकोसिस्टम बाय
अवॉइडिंग ऑल द सॉइल बॉन्ड माइक्रोब्स जो कि आपकी जड़ों को खराब कर सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप याद रखना चाहोगे। और बैसिलस थुरिंजिएंसिस के ऊपर जो और चर्चा है वो आप बायोटेक चैप्टर में बहुत अच्छे से करते हो। यहाँ के लिए बस इतना याद रखना कि एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं, क्राई जीन्स। ये टॉक्सिक जीन है, पर बैक्टीरिया की खुद की बॉडी के लिए ये इनएक्टिव होते हैं। अब अगर हम ये जीन्स को आइसोलेट करें, और या ऐसे मान लो अगर ये जीन्स किसी भी तरीके से इंसेक्ट के गट में चले गए तो फिलहाल इनएक्टिव जीन वहां जाके एक्टिव हो जाते हैं और वहां पे टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं इंसेक्ट के अंदर और इंसेक्ट को मार गिराते हैं। करेक्ट। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। यहाँ पे हमारा फाइनली ये चैप्टर खत्म होता है। ये बेहद सिंपल चैप्टर है और आई जस्ट होप कि सभी बच्चे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिंपल बहुत है। आप देख सकते हो कि कितना आसान सा चैप्टर है ना? ना सिर्फ पढ़ाने में बल्कि पढ़ने में भी आसान है। बस चीज़ें थोड़ी सी याद रखने वाली हैं, और अगर याद रख लोगे तो डायरेक्ट +4 मार्क्स है, कहीं नहीं गए। ठीक है? तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। टेक दिस चैप्टर वेरी सीरियसली, क्योंकि अगर इस चैप्टर से कोई 2 भी सवाल आ गए तो मान लो तुम्हारे 8 नंबर पक्के हो गए। तो यहाँ लॉजिक तो इस्तेमाल ही नहीं करना, सारा कुछ थ्योरेटिकल है। अगर याद रहेगा तो सीधे +4 आ जाएंगे, है ना? तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। चलो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, है ना? और बस आज के लिए इतना ही। Thank you for joining me. See you in the next lecture. Till then, bye bye everyone. Take care.